नमस्कार, आप सबका पोर्टवेयर क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 11वीं के अकाउंटेंसी क्लास में मैं आज आप लोगों को अंतिम लेखे फाइनल स्टेटमेंट, आपका फाइनल अकाउंट्स बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना मैंने आपको सिखाया था। तो अब ट्रायल बैलेंस बनने के पश्चात वर्ष के अंत में कंपनी, व्यापारी अपने अंतिम लेखे बना करके ये जानना चाहता है कि उसको व्यापार से कितना लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारी के द्वारा वर्ष के अंत में जो लेखे तैयार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं अंतिम लेखे। और अंतिम लेखे तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं, आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो जब अंतिम लेखा बनाते हैं तो ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है 31 मार्च को। अगर हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो अगर हम 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं तो 31 दिसंबर को हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यापारी होता है साधारण सा दो होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर्स होता है, निर्माता होता है, जो मार्केट से तैयार माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर बेचता है। और एक होता है साधारण व्यापारी होता है, सिंपल ट्रेडर्स होता है, जो मार्केट से तैयार माल खरीदता है और तैयार माल बेचता है। तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर्स, निर्माता, उत्पादक अगर अपने अंतिम लेखे बनाता है तो 3 लेखे बनाएगा। एक निर्माणी लेखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा बनाएगा व्यापार लेखा, ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा बनाता है लाभ हानि लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा बनाता है ये बैलेंस शीट बनाता है। अगर साधारण व्यापारी होगा, सिंपल ट्रेडर्स होगा, तो ये मेरे आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्या बना देगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। तो इस तरह से 3 अकाउंट अपने पास मेंटेन करते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं कि निर्माता जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाता है, किन किन मदों को लिखता है और किस प्रकार से अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है, आज हमें देखते हैं। तो हम देखते हैं आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखेंगे। तो सबसे पहले वो हेडिंग में मेसर्स या सर्वश्री जिस व्यापारी का बनेगा, अगर वो निर्माणी लेखा बना रहा है तो क्या लिख देगा, निर्माणी लेखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और साल के आखिरी बनाता है तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो इस तरह से वो साल के अंत की डेट लिखेगा। और अकाउंट्स होने के कारण इसका कॉलम्स क्या रहेगा, 2 साइड रहेंगे। आपका पर्टिकुलर विवरण, पर्टिकुलर और अमाउंट, और इधर भी आपका रहेगा पर्टिकुलर और अमाउंट, जिसको हम विवरण कहते हैं। पर्टिकुलर विवरण। तो इस तरह से जो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का बनेगा, और जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उस मैन्युफैक्चरर्स के पास जो 2 व्यापारी होते हैं, या तो इसी साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा या तो पुराना मैन्युफैक्चरर्स होगा। अगर पुराना मैन्युफैक्चरर्स होगा, पुराना उत्पादक होगा, व्यापारी होगा, तो उसके पास 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं।
एक होता है आपका प्रारंभिक स्टॉक, जो भी होगा रहतिया स्टॉक हम कहते हैं। तो एक होता है कच्चा माल, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। दूसरा होता है अर्धनिर्मित माल, जिसको वह कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या अनफर्निश्ड गुड्स। तीसरा होता है तैयार माल, निर्मित माल, जिसको हम यहाँ कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो 3 प्रकार का माल इसके पास होता है, और यही माल जब वर्ष के अंत में होगा तो क्या कहलाता है? अंतिम स्तंभ कहलाता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट में देखेंगे उसके पास प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक में कच्चा माल कितना है, रॉ मटेरियल। मान लीजिए 50,000 उसके पास पहले से रॉ मटेरियल है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल जो अनकंप्लीटेड है, वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 का। तो इस प्रकार पहले से उसके पास कितने का माल है? 80,000 रुपए का माल है, जिसमें से कच्चा माल, मान लीजिए फर्नीचर व्यापारी है, फर्नीचर खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, फर्नीचर बना के बेचता है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? लकड़ी, बत्ता, खीला, प्लाई, स्क्रू, फेविकोल, है ना, ये सब इसके लिए क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल का काम कहलाता है। तो पहले से रॉ मटेरियल 50,000 रुपए। अनफर्निश्ड गुड्स, माल बन करके तैयार हो गया है लेकिन विक्रय योग्य नहीं है, सोफा सेट बन गया है, गद्दा लगना बाकी है या तात की बुनाई करना बाकी है, ड्रेसिंग टेबल बन चुका है, ग्लास लगना बाकी है, तो माल बन के तैयार है लेकिन पूर्ण रूप से विक्रय योग्य नहीं है। तो ऐसे माल को हम क्या कहते हैं? अनफर्निश्ड गुड्स कहते हैं। वो 30,000 का था, कुल मिला के इसके बाद 80,000 का माल हो गया। इतने से तो कारोबार होना नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होगा? और माल खरीदना होगा। तो कच्चे माल का क्रय, तो हमने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेस किया इसने, आपका 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेस किया है। कितने का माल परचेस किया इसने? 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इसने लकड़ी, बत्ता, खीला, प्लाई परचेस किया है। तो ये परचेस वो कहां से करेगा? तो निर्माता जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, निर्माता और व्यापारी, माल वहीं से खरीदता है जहां पर उसको सस्ता और अच्छा मिलता है, चीप एंड बेस्ट मिलता है। तो चीप एंड बेस्ट के लिए हो सकता है उसको विदेश में सस्ता पड़े, हो सकता है उसको लोकल मार्केट में ही माल क्या मिल जाए, सस्ता मिल जाए, या हो सकता है अन्य राज्यों से भी माल मंगा सकता है। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए उसको विदेश से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से लकड़ी सस्ती पड़ रही है, तब ऐसी स्थिति में या तो उसको खुद जाना पड़ेगा या फिर वहां पे अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देता है और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम पूरी जानकारी देते हैं किस प्रकार का माल आपको खरीद करके हमको भेजना है, और हम उसको उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो माल को कलेक्ट करके, खरीद करके वो शिप से हमको क्या करता? माल की रवानगी कर देता है। तो ये सब सेवा देता है, तो इस सेवा के बदले में हमसे क्या लेता है? आपसे कमीशन लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रय पर कमीशन। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय पर कमीशन, कमीशन ऑन परचेज, तो कमीशन ऑन परचेज ने 5,000 रुपए लिया। फिर अब उसके पश्चात उसने माल को वहां से पैक करवाया, पैक करवा के कलेक्शन करके भिजवा दिया। तो जिस माध्यम से आता है उसको कहते हैं आगत गाड़ी भाड़ा, आगत गाड़ी भाड़ा, कैरीज इनवर्ड, क्या कहा जाता है इसको? कैरीज इनवर्ड, जिसमें हमारा क्या हो सकता है? गाड़ी भाड़ा में शिप चार्जेस हो सकता है, ट्रेन का चार्जेस हो सकता है, ट्रक का चार्जेस हो सकता है। तो जिस माध्यम से माल आया है उस माध्यम से हमने जो भी होगा उसका चार्जेस लगेगा। अब माल बड़ी मात्रा में हमने मंगा लिए हैं, या माल जैसे ही आता है उस समय जो फॉरेन से आएगा तो शिप यार्ड में उतरेगा, ट्रेन से आएगा तो रेलवे स्टेशन में उतरेगा,
और ट्रक से आएगा तो ट्रांसपोर्टिंग नगर में उतरेगा। और जैसे ही बाहर से आता है कुछ आपको टैक्स भी पे करने पड़ते हैं। अगर विदेश से अगर आप माल मंगा रहे हो तो आपको आयात कर लगेगा, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स लगेगा। अगर आप अन्य राज्य से माल मंगाते हो तो आपको चुंगी कर लगता है, चुंगी कर, ऑक्ट्राइड ड्यूटी लगेगा। और अगर आपने माल कहां से मंगाए हो, अपने यहाँ लोकल मार्केट से मंगाए हो और उसको पे किए हो तो आपको उत्पादन शुल्क लगेगा, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह से आपको इनमें से कोई भी खर्च लग सकता है। आपने 50,000 रुपए देके माल को मंगवाए हो, भाड़ा का है, आपको कस्टम ड्यूटी लग गया 5,000 रुपए। अन्य स्टेट से मंगाओगे तो माल लग जाएगा, या उत्पादन करोगे तो आपको उत्पादन कर लगेगा। मतलब इनमें से कोई ना कोई एक टैक्स आपको जनरली हमको भुगतान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब उसके अलावा हमारे पास हमने ला लिए, माल बड़ी मात्रा में आ गया है तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो हमको क्या लगता है, गोदाम का किराया, गोडाउन रेंट। तो हमने गोडाउन ले लिए। अब वहां से हमने गोडाउन ले लिए हैं क्योंकि माल के गोडाउन में रखने के लिए मंगाया है क्या? नहीं, हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको स्थान चाहिए, ऐसा स्थान जहां पर कच्चे माल को अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं। उस प्लेस को, उस स्थान को क्या कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। एक कमरा हो सकता है, एक हॉल हो सकता है, एक शेड लगा हुआ एरिया हो सकता है, खुला मैदान हो सकता है, जहां पे आप कच्चे माल को अन्य रूप में परिवर्तित करोगे। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री। अगर हमारे पास है तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा इसके नीचे का है ना, तो इसके हमारा आ जाएगा कारखाने का किराया, फैक्ट्री रेंट। अब आप क्या खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे क्या? नहीं, आप किससे काम लोगे, मजदूरों से, कारपेंटर से। क्या कारपेंटर फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, आपसे क्या लेगा, मजदूरी लेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मजदूरी आ जाएगा, वेजेस। क्या आ जाएगा, वेजेस, जो सबसे ज्यादा लगता है हमारा वेजेस। अब कारपेंटरी हमारे कई सारा काम हमारा किससे शुरू होता है, मशीन के माध्यम से होता है। मशीन अपने आप चलती है क्या? नहीं, हमको डीजल, पेट्रोल या हार्स पावर, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इसका फ्यूल एंड पावर आ जाता है, ईंधन व शक्ति, फ्यूल एंड पावर। तो इस तरह से हमको खर्चे लगेंगे। और हो सकता है छोटे मोटे हमारे खर्चे हो जाए, उसको हम कहते हैं निर्माणी व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमको क्या लगा, इन खर्चे लगते हैं। इन सब खर्चों को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन सब खर्चों को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने तक जो जो खर्चे किए जाते हैं, वो उन सब खर्चों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय क्या क्या है, आपका क्रय पर कमीशन है, आगत गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्ड है, आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी, चुंगी कर, ऑक्ट्राइड, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, गोडाउन का किराया, कारखाने का किराया, मजदूरी, ईंधन व शक्ति, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये सब खर्चे हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है। और ये सब डेबिट साइड के हमारे आइटम्स है। और क्रेडिट साइड में हमारा आ जाता है, इसका एक ही आइटम आता है, मेन क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास साल के आखिरी में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में कितना बच गया है जिसका आपने उपयोग नहीं किया हो। तो मान लीजिए 30,000 रुपए का आपके पास कच्चा माल बच गया है। और अनफर्निश्ड गुड्स
जिसको आप वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अर्धनिर्मित माल, अर्धनिर्मित माल। तो अर्धनिर्मित माल आपका कितना था? 20,000 रुपए। बस ये दो ही आइटम हमारे आते हैं क्रेडिट साइड में, बाकी सब आइटम डेबिट में आते हैं। तो लगभग हमारा पूरा आइटम डेबिट में ही था, तो नेचुरल है कि डेबिट का टोटल क्या आया होगा? ज्यादा आया होगा, है ना। ये टोटल हमारा आया होगा डेबिट का, तो 3 लाख यही है, 1 लाख यही, 10, 1 लाख यही, 4 लाख। मान लीजिए राउंड फिगर में आपका 5 लाख रुपए आया, टोटल कितना आया है? 5 लाख रुपए आया है। तो 5 लाख रुपए में से 50,000 घटाएंगे तो 4,50,000 रुपए आपका क्या आएगा? अंतर आएगा। तो जो 4,50,000 रुपए आपका अंतर आ रहा है, उस अंतर को यहां पे कहा जाता है उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहा जाता है? आपने इसको उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, है। तो कितना आया हमारा? इसका 4,50,000 रुपए इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया। मान लीजिए यहाँ पे एक ही प्रकार का कोई फर्नीचर बन रहा था, मान लीजिए चेयर बन रही थी या डेस्क बन रहा था, है ना, या चेयर डेस्क बन रहा था, कंबाइंड एक जोड़ी बन रहा था। तो हम देख लेंगे कि हमारा 1,000 टेबल बने हैं। कितने टेबल में मैन्युफैक्चरिंग की हमने? 1,000। तो यहाँ पर 1,000 रुपए से इसको भाग दे देंगे, तो 1,000 से भाग देंगे 4,50,000 को, तो हमारा कितना आएगा? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,000। तो 10,10,10,10 काटने तो कितना है? 400 रुपए। तो इसका मतलब है एक फर्नीचर को हमारी बनाने की कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आई है? 450 रुपए निकल के आई है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको लाभ या हानि नहीं बताता है, केवल ये बताता है कि आपने अपने फैक्ट्री में, आपने अपने कारखाने में जो गुड्स तैयार की हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी है। इसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि हमारे द्वारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आज हम क्या देखे हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि व्यापारी अपना ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब भी कीजिए और आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।